Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET Paper 1 के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम कम्युनिकेशन यूनिट के मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि जरूर अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इसी के लिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ हमेशा की तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, ताकि साथ साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी इजीली क्लियर होते रहें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। In the communication process, when the sender and receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message, it is called what? So simple सा question है। देखिए इसमें कहा है जब कम्युनिकेशन के दौरान एक सेंडर और रिसीवर, सेंडर कौन हुए? जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। जैसे अभी सेंडर कौन है? मैं हूं। और आप सभी मेरे स्टूडेंट्स कौन हो? रिसीवर्स हो। ठीक है। एंड इसमें बोला है कम्युनिकेशन के दौरान जब सेंडर और रिसीवर अपने रोल्स इंटरचेंज करते हैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स जब सेंडर बन जाएंगे और मैं जब उनकी बात को सुनूंगी, रिसीवर बन जाऊंगी, तो उसमें हम उस बात को क्या बोलते हैं? ये कौन सा मॉडल है? यूनिवर्सल मॉडल? नो। ट्रांजैक्शनल मॉडल, सिंगुलर फ्लो मॉडल या फिर प्लूरलिस्टिक मॉडल? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलते हैं। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक ट्रांजैक्शन आपने सुनी होगी ये टर्म, ठीक है। सो बैंक ट्रांजैक्शन क्या होती है? एक जगह से अगर हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं से रिसीव भी कर रहे हैं, फिर कहीं से ट्रांसफर कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन अगर चल रहा है, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों चीजें अगर हो रही हैं, तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन में इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल कहा जाता है। ओके। या फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे एग्जाम में कि जब सेंडर रिसीवर बन जाते हैं और जब रिसीवर सेंडर बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम फीडबैक भी बोल सकते हैं। ओके। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिए। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन का क्या लेवल है, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। एंड इनके लिए हम कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन से पहले डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके लिए न्यू बैच हमारा आज यानी कि 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। आप अगर ये वीडियो 1-2 दिन लेट भी देख रहे हो तो भी आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर हम टॉपिक वाइज MCQs PYQs के साथ साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, जिसके बाहर से गारंटेड कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। यूनिट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। आप चाहो तो किसी भी यूनिट से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। एंड इससे पहले फ्री वीडियोस को जरूर देखना, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेंगी। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में बस कोर्स का नाम लिखना है। इसके कंटेंट पर जाते ही आपके सामने इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज हैं, जिसके अंदर देख सकते हो मॉक टेस्ट, PDF फाइल्स, हमारे जो भी क्लासेस हैं सबके PDFs आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलते रहेंगे। लाइव क्लासेस आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप के जरिए मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। Which of the following are the criteria for public service communication? Okay, so यहाँ पर सार्वजनिक सेवा संचार की बात की गई है। सिंपल से लैंग्वेज में हम इसको पब्लिक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। पर्सनल बायस यानी कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। जब भी कम्युनिकेशन में हम पूर्वाग्रह की बात करते हैं, मतलब अगर एक पर्सन सामने से आ रहे हैं और मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मुझे ना थोड़ा अकड़ू लग रहा है, मैं इनसे बात नहीं करूंगी, तो जब भी पर्सनल बायस या पूर्वाग्रह कम्युनिकेशन में होता है तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आइडियोलॉजिकल स्लैंट यानी कि वैचारिक झुकाव, अपने विचार, अपने जो लेवल है, किसी सोच सबकी अलग होती है, वो किसी के सामने रखना, वो चीज भी कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बना सकती, तो ये वाला कोई ऑप्शन भी गलत है। एक्यूरेसी यानी कि जो बात मैं कर रही हूं बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल सटीकता से मैं प्रेजेंट करूं, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन किसी को दूं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देना, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी बात रखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन बोलता है सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। हर एक व्यक्ति से जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सोच, जिनके ओपिनियन, जिनकी राय, जिनके तथ्य आपस में मिलते हैं, तो उनमें सेपरेशन होती है, अलग विचारधारा सबकी होती है। इस चीज को अगर हम समझ जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सार्वजनिक सेवा संचार का। इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो C, D and E, that is option number 3 is the correct answer.
The sender's responsibility इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स, अब देखिए सेंडर कौन होते हैं, मैसेज डिलीवर करने वाले। सेम क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछा गया है, ये मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। सेंडर की जगह इस क्वेश्चन में बोला गया था एनकोडर। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि जो सेंडर है, जो मैसेज डिलीवर करने वाले होते हैं, उनको हम एनकोडर भी बोलते हैं, और जो मैसेज रिसीव करने वाले होते हैं, जैसे अभी मैं एनकोडर हूं, मैसेज क्या है, मैसेज मेरा ये क्वेश्चन है, और आप रिसीव कर रहे हो तो आप कौन हो, आप सभी डिकोडर हो, राइट। सो दी सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड, अब मैं आप लोगों के लिए सेंडर हूं, कम्युनिकेशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरप्टिंग द रिसीवर टू क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स इमीडिएटली। मैं आपको कुछ समझा रही हूं, अगर आपको गलतफहमी हो रही है उस बात से, तो मैं एकदम आपको टोक कर उसको बीच में ही रोक कर उसको सही करूं, ये गलत है। इंश्योरिंग द मैसेज इज क्लियर, मैं पहले ये चीज की सुनिश्चित इस चीज को कर लूं कि मैसेज जो मैं दे रही हूं, नॉलेज जो मैं दे रही हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है, आधा ज्ञान मैं नहीं दे रही हूं। अंडरस्टूड बाय रिसीवर, कि जिस लेवल पर आप पढ़ना चाहते हो, जिस लेवल का नॉलेज आपको चाहिए, मैं उस लेवल पर आपको समझा रही हूं ताकि आप उस चीज को समझ जाओ। तो ये एक सेंडर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अवॉइडिंग फीडबैक फ्रॉम रिसीवर टू इंश्योर मैसेज इंटीग्रिटी, आप लोगों का फीडबैक क्या होगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, मैं उसको हमेशा रिप्लाई करके अप्रिशिएट करती हूँ। तो अगर मैं उस चीज को अवॉइड करूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपके फीडबैक से, अगर मैं ऐसा सोचूं तो एक अच्छी सेंडर मैं नहीं हूं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यूजिंग टेक्निकल jargon whenever possible to demonstrate expertise, मुझे आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इस फील्ड में हो सकता है थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स इतना टफ लेवल पर आपको पढ़ाऊं कि आप समझो ही ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आप सबको हेल्प करने के लिए मैंने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में शेयर करती रहती हूँ। करंट अफेयर्स जो भी होते हैं उसके आर्टिकल्स भी हिंदी इंग्लिश में मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। एंड आपको भी कोई डाउट रह रहा है तो ये ग्रुप डिस्कशन के लिए बिल्कुल फ्री है, ओपन है, आप अपने सवाल मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, डी सॉसर लेबल्ड लैंग्वेज एज अ व्हाट। सो डी सॉसर ने भाषा को क्या कहा है, टेक्निकल कोड, नो, प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस, चिन्हों का प्रचुरता, चिन्हों की प्रचुरता कहा है उन्होंने, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है। द अराइवल ऑफ इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। सो इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक टेक्नोलॉजी पहले देखिए, वेबसाइट्स होती थी, टीवीज होते थे, जहां पर हम सिर्फ बैठ के देखते थे, हम क्या चाहते हैं हम ये नहीं बोल सकते थे। लेकिन अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो इंटरैक्टिव हो चुकी है। जैसे लाइव क्लासेस हम लेते हैं, लाइव क्लासेस में आपको क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है, आप क्या पूछना चाहते हैं, उसका इमीडिएट रिप्लाई मैं करती हूँ, तो इंटरैक्टिव होती है, इंटरेक्शन हमारी होती है। सो जब भी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का अराइवल हुआ, उनका आगमन हुआ हमारे जीवन में, तो वो कौन सी एज थी, फर्स्ट एज, नो। फर्स्ट एज होती थी ऐसी वेबसाइट सिंपल सी, जिसमें ना हम फीडबैक दे सकते थे, ना हम चेंजेस कर सकते थे, ना हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते थे, बस एक बार उसमें किसी ने इंफॉर्मेशन डाल दी, उसको पढ़ो और आगे निकलो, ठीक है। ये वाली एज जो है वो है सेकेंड मीडिया एज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। The science of studying the feedback systems in humans, animals and machines is described as, okay, अगर हम मनुष्य, जानवर और मशीनों में फीडबैक सिस्टम को समझना चाहते हैं कि कोई कैसे रिप्लाई कर रहा है, हम उसको कैसे समझे, इसको क्या कहते हैं, फीडबैक साइंस, नो। एक्सपीरियंस स्टडी, एक्सपीरियंस से तो हम मशीनों का फीडबैक नहीं समझ सकते। मैसेज हर्मेन्यूटिक्स, नो, इसका सही आंसर है साइबरनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में साइबरनेटिक्स की डेफिनेशन ये पूछी गई थी और आपको बताना था स्टेटमेंट सही है या गलत है, सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media. Very very important and most expected topic है ये, hot media and cool media.
ठीक है। सो देखिए हॉट मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो देखिए हॉट मीडिया क्या होता है, एक ऐसा मीडिया है जिसमें ऑडियंस की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है हॉट मीडिया की, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम पे हमारी सिर्फ एक ही इंद्री, एक ही सेंस एक्टिव होती है, एंड कूल मीडिया इसका ऑपोजिट होता है। इसमें ऑडियंस की जो एक्टिविटी है, जो पार्टिसिपेशन है कूल मीडिया के अंदर, वो बहुत हाई रहती है और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है। सो इस क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं हम टेलीफोन हमारे पास क्या है, हॉट मीडिया नहीं है, टेलीफोन होता है कूल मीडिया, राइट। उसके बाद टेलीविजन भी हमारे पास कूल मीडिया है, रेडियो हमारे पास हॉट मीडिया होता है, सिनेमा भी हॉट मीडिया है, एंड प्रिंट भी हॉट मीडिया ही है। ओके, सो सही आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। अब देखो कुछ लिस्ट आपके सामने और बताती हूँ, जैसे कि रेडियो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद आपके लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, फोटोज होती हैं, मूवीज किस कैटेगरी में आती, मूवी सिनेमा एक ही चीज हो गई, प्रिंट, ये सब क्या है, ये सब आपके हॉट मीडिया है। हॉट मीडिया की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें मीडिया का फिक्स्ड शेड्यूल होता है। रेडियो में जो चैनल जिस समय आना है उसी समय आएगा, मूवी जिस समय रिलीज होनी है उसी समय आएगी, लेक्चर जिस समय होना है उसी समय होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। एंड कूल मीडिया में आ गया आप लोगों का टेलीफोन एंड टेलीविजन, इसके अलावा कार्टून, फोन कॉल्स, ये सब क्या है, कूल मीडिया के पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट 1 बोलती है इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क एंड ऑल्सो अ मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस। ओके, इंटरनेट अपने आप में ही एक क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा जिन्होंने आईसीटी मुझसे पढ़ा है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे ये, चलो मैं नहीं बता रही, एक काम करते हैं, इंटरनेट की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आती है तो जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लीजिए, अंकिता सूद नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर एकदम से सेशन के बाद में इंटरनेट की फुल फॉर्म शेयर करती हूँ, ठीक है। इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क एंड ऑल्सो मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंटरनेट अपने आप में एक नेटवर्क तो है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड तो करवाता है, लेकिन साइबर स्पेस रिलेशन का ये मॉडल नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है ग्लोबल इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द इंटरनेट heralded and arrival of second media age by the end of 20th century। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड मीडिया एज बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज इट इज स्टेटमेंट को पढ़ लो, ठीक है। सेकेंड मीडिया एज की डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ व्हाट। सो डिनोटेशन यानी कि संकेतन का मतलब क्या होता है। सो देखिए दो टर्म्स होती है, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी भी चीज का जो कॉमन मीनिंग है, जो डिक्शनरी वाला मीनिंग है, ठीक है, डिक्शनरी में किसी वर्ड का जो मीनिंग है अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसको डिनोटेशन कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन में एक बैरियर भी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नंबर 3 यहां पर दिया गया है। इसी के साथ एक और टर्म होती है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है कल्चरल मीनिंग, कल्चरल मीनिंग यानी कि मान लीजिए मेरे कल्चर में किसी पर्टिकुलर टर्म को कुछ और बोला जाता है, हो सकता है आपके कल्चर में वो गाली हो या उसका कुछ नेगेटिव मीनिंग हो, तो इससे क्या हो सकता है, हम दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, तो इसलिए इसको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन अ, ठीक है, ओके, जो सिंबल्स होते हैं जैसे साइंस और सिंबल्स हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, प्रतीकों का यूज करते हैं, तो उनका अर्थ प्रदान करते हैं जब उनको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। तो सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं मीनिंग जब उनको एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। एंड इसी के साथ फिर आज के सेशन को हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।